नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार एनडीए की मीटिंग में हुआ क्या। जी हां, आपको बता दें कि 2020 के बाद एनडीए की बैठक इस व्यापक पैमाने पर पहली बार हुई है, जहां एमपी, एमएलए और आप जान लीजिए प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के लोग, तमाम लोग पहली बार बैठे थे। जो दो लोग इस मीटिंग में नहीं आए थे वो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। कहा जा रहा है कि ये दोनों दिल्ली में विभागीय मीटिंग की वजह से वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन राजू तिवारी मौजूद थे जो कि चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जहां तक सवाल है, एमपी का अरुण भारती मौजूद थे जो चिराग पासवान के बहनोई भी लगते हैं और जमुई से सांसद भी हैं। संतोष सुमन मौजूद थे और तमाम नामचीन हस्तियां मौजूद थे। इस मीटिंग के भीतर क्या हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। किस तरीके से नीतीश कुमार ने क्या क्या बात कही वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि हिंदू जागरण यात्रा जो कि गिरिराज सिंह के द्वारा शुरू की गई थी और जो कि समाप्त भी 22 तारीख को किशनगंज में हुई, उसको लेकर के कोई चर्चा हुई क्या, और अगर चर्चा हुई तो क्या बात हुई, उस पर ललन सिंह ने क्या कहा और लोगों ने क्या कहा, ये भी हम बताएंगे। और दरअसल एक लाइटर नोट पे गिरिराज सिंह दो उप मुख्यमंत्री का नाम इस तरीके से ले लिए कि उस पर भी जेडीयू के लोगों ने मजे ले लिए। दरअसल गिरिराज सिंह ने उप मुख्यमंत्री का नाम सम्राट अशोक कहकर बुलाया और दूसरा विजय सिन्हा के जगह विजय चौधरी बुला दिया। तो मेरी जो जानकारी है, ललन सिंह ने हंसते हुए कहा कि क्या ये दोनों पद भी जेडीयू को देना चाहते हैं, विजय चौधरी जी को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो काफी हंसी ठाका उस मीटिंग में छूटा भी। लेकिन और भी क्या कुछ हुआ इसके बारे में भी बताएंगे। पर इस पूरी मीटिंग के बारे में आइए सुनिए कि क्या कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। जिसकी अध्यक्षता मैंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किया और एनडीए गठबंधन दल के बैठक में सभी भारत सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, सभी सांसद, सभी विधायक, सब विधान पार्षद, जिला अध्यक्ष, अन्य महत्वपूर्ण नेतागण उपस्थित रहे। एनडीए गठबंधन दल की बैठक में आज सभी गठबंधन दल के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी समन्वय और हमारा लक्ष्य 2025 पर चर्चा हुआ। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि विपक्ष कभी कभी अब्बा उड़ाने का काम करता है और मैं इस गठबंधन दल में अब आगे क्या सरकार एनडीए गठबंधन दल में बनाऊंगा। और पूर्व में महागठबंधन के कुछ नेताओं ने जो मुझे ठगने का काम किया और आकर के जो बीच में थोड़े दिन के लिए सरकार बनाया, वैसे लोगों से अब परहेज करना है और हम लोगों को एनडीए का सरकार भारी बहुमत से बनाना है। इसके लिए सारी रणनीति तय की गई और जिला से लेके बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का आपसी समन्वय बने, उसके लिए बैठक आयोजित करने का भी निर्देश प्राप्त हुआ। तो आपने सुना दिलीप जायसवाल क्या कह रहे हैं। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। उन्होंने इस बात पर अफसोस भी जाहिर की कि वो महागठबंधन के साथ क्यों गए और महागठबंधन के कुछ नेताओं ने उन्हें ठगने का प्रयास किया। लेकिन इस मीटिंग में जेडीयू की दरअसल चिंता क्या है? जेडीयू की चिंता यह है कि उपचुनाव में एनडीए एकजुट होकर के काम करे। जिस तरीके से 2020 के चुनाव में एनडीए एकजुट नहीं दिखा था। ऊपरी तौर पर नेता एक थे लेकिन जमीन पर कार्यकर्ता एक नहीं थे। जहां भी एलजेपी के उम्मीदवार खड़े थे, कई एनडीए के वोटर्स ने उनको वोट दिया और परिणाम स्वरूप नीतीश कुमार को खासा नुकसान का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार के भीतर दरअसल इसी बात की चिंता है कि कहीं वो कहानी दोहराई नहीं जाए
इसलिए अब जब कभी भी मीटिंग हो तो एनडीए की मीटिंग हो, वो चाहे जिला स्तर पर हो, चाहे प्रखंड स्तर पर हो, चाहे जिस स्तर पर भी हो, अब एनडीए की मीटिंग हो, ना वो जेडीयू की मीटिंग हो, ना वो बीजेपी की मीटिंग हो, ना वो एलजेपी की मीटिंग हो, तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर नीतीश कुमार इस बात को लेकर के परेशान है कि कैसे एनडीए में एकजुटता आए, एक रूपता आए, और उसका पहला इम्तिहान होगा उपचुनाव में। और आपको पता है उपचुनाव में इम्तिहान मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो ये दिखाएगा कि दरअसल जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोच रही है। इसलिए इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक, आपका बहुत स्वागत है। संजय उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रवि रंजन जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर संजय कुमार जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इस मीटिंग को आप किस तरीके से देख रहे हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि इस मीटिंग में नीतीश कुमार ने बहुत साफ कह दिया कि महागठबंधन के साथ गए थे, वो हमारी गलती थी। ऐसा पहले भी नीतीश कुमार ने कहा और आज फिर मीटिंग में उन्होंने कहा। पर नीतीश कुमार की दरअसल चिंता ये थी कि जो एनडीए की एकजुटता है वो जमीन पर दिखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि 2020 में जमीन पर एनडीए एकजुट नहीं दिखा था, वो 2024 में एकजुट दिखेगा क्या? 2025 में 25 में नहीं, वो वास्तविकता है। इस वास्तविकता को समझना होगा कि जेडीयू का वोट तो ट्रांसफर होता है बीजेपी को, लेकिन बीजेपी का वोट ट्रांसफर कई जगहों पर नहीं हुआ। इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। और जब बीजेपी के लोगों ने जेडीयू को वोट ट्रांसफर नहीं किया, इस वजह से लोकसभा में इनकी 30 सीटें रह गई। इन्होंने कहा कि 2025 में हम लोग उस गलती को नहीं दोहराएंगे और कम से कम 225 सीट जीतने का इन्होंने लक्ष्य रखा। दो बातें आई। इन्होंने कहा कि आप केवल बिहार सरकार की उपलब्धियों को मत बताइए गांव में जाके, पंचायत लेवल पर जाकर के, बल्कि केंद्र से जो सहायता मिल रही है बिहार को, इसको भी बताइए। तो जब उपलब्धियां आप गिनाएंगे, बताएंगे कि बिहार कहां खड़ा था और एनडीए के नेतृत्व में बिहार कहां पहुंच गया, तो इन उपलब्धियों को जब बताएंगे तो फिर व्यक्तिगत या कोई पार्टी को क्रेडिट लेने की होड़ नहीं रहेगी। जो बट करके लेते हैं होड़ ना, कि केंद्र की योजनाएं चल रही हैं तब योजनाएं आकार ले रही हैं, करेंगे नहीं। इसको आप एक जगह बताइए, एक तरह से बताइए कि केंद्र से ये सहायता राशि मिल रही है। बिहार सरकार ठीक है नोडल एजेंसी के तौर पर काम करती है, लेकिन बिहार सरकार ने भी बेहतर परफॉर्म करके दिखाया है। उनकी ये उपलब्धियां हैं। और जब सामूहिक तौर पर आप इसको क्लब करके बताएंगे तो शायद जनता को ज्यादा कनेक्ट करेगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि बाई इलेक्शन इनके सामने है और इनको लगता है कि फिर अगर हम लोग पार्टियों के धड़े में बटेंगे और गठबंधन को इसका लाभ मिल गया या किसी और को इसका लाभ मिल गया, तो फिर हम ये जो दम भर रहे हैं कि 225 सीटों का लक्ष्य जो 2025 के विधानसभा में है, शायद वो आकार नहीं ले पाएगी। इसको लेकर के जो आज बैठक हुई, इसमें बड़ी ही गर्मजोशी के साथ कि अब हम लोग एनडीए कहेंगे। पार्टियां बढ़ जाती थी ना, जेडीयू अलग राग अलापने लगती थी, भारतीय जनता पार्टी अलग राग अलापने लगती थी। इनके साथ जो गठबंधन के साथी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है, अब ये सब लोग अलग अलग राग अलापने रखते थे। आज बात हुई कि नहीं, अगर इस तरह की स्थितियां होगी तो हम लोग एक जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को नहीं पूरा कर पाएंगे। जिस गंभीरता के साथ आज बैठक हुई और उसमें सारे लोगों ने, वो भाजपा के लोगों ने भी, जेडीयू के लोगों ने भी, जो इनके गठबंधन के साथी हैं, वो चिराग पासवान के बानू। मैं आपको बताता हूं, अंदर जिस बात को लेकर के चर्चा थी कि अंदर ये बात हो सकती है, वो बात की चर्चा कहीं नहीं हुई। आपको बता दें संजय उपाध्याय जी कि लोगों को यह अनुमान था कि अंदर इस बात की चर्चा होगी कि गिरिराज सिंह ऐसे वक्त पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा क्यों कर रहे हैं,
ये मुस्लिम वोटर्स को एलिनेट करेगा। लेकिन गिरिराज सिंह के इस यात्रा पर कोई चर्चा नहीं हुई। मुख्यमंत्री खड़े हुए, मुख्यमंत्री ने अपने तमाम लोगों को, एनडीए के तमाम घटक दल के सदस्यों को, विधान पार्षद हो, एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, सबको बताया कि देखिए हमने मुसलमानों के लिए इतना काम किया। तो ललन सिंह उठे और ललन सिंह ने लाइटर नोट में कहा कि ये गिरिराज जी को बताइए, बेहतर होगा कि गिरिराज जी ये बात मुसलमानों को बताएंगे कि हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लिए कितना काम किया। तो एक तो ये बात जो हो रही थी कि ये जो कन्फ्रंटेशन है जेडीयू और बीजेपी की, उसकी चर्चा जरूर इस मीटिंग में होगी और क्या स्टैंड लिया जाएगा इस पर भी गंभीर मंत्रणा होगी, लेकिन उसकी चर्चा तक नहीं हुई। जहां तक वक्फ संशोधन बिल का सवाल है, आपने देखा किस तरीके से ललन सिंह ने संसद में बीजेपी के तरफ से जोरदार पैरवी की थी, लेकिन फिर गुलाम गौस टाइप नेता ने विरोध किया। परिणाम यह हुआ कि जेपीसी में चला गया। कहा जा रहा है कि आने वाले सत्र में इसको पास करा लिया जाएगा। यह भी जो कन्फ्रंटेशन का मुद्दा है उसकी भी चर्चा कहीं नहीं हुई। तो यह बात बहुत साफ है कि इन दोनों बात की चर्चा, जो कि एक बड़ा मुद्दा था जिस वजह से बीजेपी और जेडीयू के बीच में टग ऑफ वॉर भी चला है, वो कहीं इस बैठक में दिखाई नहीं दिया। बस सिर्फ एक सोच थी कि हमको कैसे चुनाव में जाना है, मिल करके लड़ना है और पुरानी गलती नहीं दोहराना है। अब हम जो भी मीटिंग करेंगे, एनडीए की मीटिंग करेंगे, जमीन से लेकर के, बूथ से लेकर के और शीर्ष तक जो बैठक होगी उसमें होना चाहिए एनडीए। एनडीए की मीटिंग, मुख्यमंत्री ने क्या किया, प्रधानमंत्री ने क्या किया और एनडीए की सरकार ने क्या किया। तो क्या संजय जी आप ये मानते हैं कि जो लोगों को चल रहा था कि जो कंटेंशन है, जो कन्फ्रंटेशन है, वो बात सामने आएगी, लेकिन वो बात आई नहीं सामने? देखिए, अभी मैं मीटिंग के भीतर तो नहीं गया था, लेकिन मीटिंग के बाहर मैं ऑब्जर्व कर रहा था एज ए जर्नलिस्ट। तो ऑब्जर्वेशन में एक ही बात आई कि 2025 का चुनाव कैसे बेहतर तरीके से समन्वय बनाकर लड़ा जाए। उसमें न तो गिरिराज सिंह के स्वाभिमान यात्रा की बात आई और न ही वक्फ बोर्ड की कोई खास बात की गई। 225 सीटों के जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, लक्ष्य की प्राप्ति हम कैसे करें, सभी दलों को मिलाकर बस उसी पर चर्चा हुई। और मुझे ये लग रहा है कि वो गिरिराज सिंह के वो जो स्वाभिमान यात्रा है वह उनकी अपनी यात्रा थी। मुझे बीजेपी के सूत्रों ने बताया, फिर जदयू के सूत्रों ने भी बताया कि उनको कहीं से न तो ये निर्देश मिला था, न ही कोई संकेत मिला था कि आप इस तरह का कोई कार्यक्रम करें। सच्चाई क्या है मैं कह नहीं सकता। जहां तक बात वक्फ बोर्ड की है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जदयू वो हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के स्वर में स्वर मिलाकर ही चलना चाहेगी। तो और आज की मीटिंग से तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया है कि सभी के सभी बस 2025 के 225 सीट कैसे लाए, सिर्फ उसी पर चर्चा की गई। समन्वय स्थापित करने की बात की गई है। उसमें बाजाप्ता जीतन राम मांझी, वो चिराग पासवान जी के प्रतिनिधि राजू तिवारी जी, फिर वो उनके बहनोई और जो भी छोटे छोटे और दल थे, भारतीय जनता दल के तो थे ही, बड़े कद्दावर नेता थे, नीतीश कुमार जी खुद थे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई कन्फ्रंटेशन की बात की गई है। नहीं, या कुछ पर आपको कन्फ्रंटेशन नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन डॉक्टर सुनील कौशिक, झारखंड में तो कन्फ्रंटेशन नजर आ रहा है। आप एक चतरा सीट ले लें, वहां पर जीतन राम मांझी और एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने खड़े, वहां आरजेडी भी खड़ी। तो सवाल यह है कि अगर चतरा में ये लोग एक दूसरे तीसरे के सामने खड़े हैं, लड़ाई वहां पर हो रही है और आपको बेहतर पता है
कि किस तरीके से स्वाभिमान का विषय है, आत्मसम्मान का विषय है महाराष्ट्र और झारखंड जीतना। कम से कम दोनों में से एक नहीं जीतेंगे तो जो हरियाणा जीत करके इनको एक बड़ा नैतिक विजय मिला है और जिस तरीके से इनके हौसले बुलंद हुए, एक बार फिर ये चारों खाने चित गिरेंगे और इनके सहयोगी दल और साथ ही साथ विपक्षी नेता इनके ऊपर चढ़ जाएंगे। ये आपको पता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक एक सीट जहां इंपॉर्टेंट हो वहां पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार आमने सामने हो। इसमें आप एनडीए में कन्फ्रंटेशन नहीं देखते हैं? आपको नहीं लगता कि इसका असर बिहार के चुनाव पर भी पड़ेगा? देखिए, झारखंड की स्थितियां कुछ दूसरी हैं। नहीं, मैं डॉक्टर सुनील कौशिक से पूछ रहा था जी। देखो पंकज जी, जो आज मीटिंग हुई और जो कुछ आपने कहा, मैं इतना समझ पा रहा हूं कि नीतीश जी अस्वस्थ होना चाहते हैं। क्या कोई ऐसी रणनीतिकार चीजें बीजेपी ने 2020 के चुनाव में अपनाई, वो क्या 2025 के चुनाव में तो नहीं होंगी? जो चुनाव लड़ा जाएगा, मिल बांट के सारे लोग चुनाव लड़ेंगे। जिन मुद्दों पर मुखर नीतीश जी को हो जाना चाहिए, उनकी चुप्पी ये बताती है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक लाइन खींच दी है उसको वो क्रॉस नहीं करना चाहते। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में वो 2020 जैसी स्थिति भी नहीं देखना चाहते। आज की मीटिंग में क्लियर हो गया कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन क्या वह स्थिति जो चिराग पासवान जी के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के चुनाव में रची, या कहूं तो एक कूटनीतिक तरीके से जो संरचना जो बनाई उस समय चुनाव में, क्या वो 2025 के चुनाव में तो नहीं होगा? ये अस्वस्थ नीतीश कुमार जी होना चाहते हैं। झारखंड में जब दिल्ली में मीटिंग हुई चुनाव सीट बंटवारों को लेकर के, 2 वरिष्ठ मंत्रियों को उन्होंने सौंपा इसका कार्यभार, अध्यक्ष को और एक कैबिनेट मंत्री को, लेकिन केवल 2 सीटें मिल पाई जहां 11 सीटों का वो दावा ठोंक रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी, चाहे वहां के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र ने इस्तीफा दे दिया हो, चाहे तब प्रदेश अध्यक्ष पर वहां बरसे हों, चाहे प्रभारी पर उन्होंने कुछ भी कहा हो, लेकिन ऐसी कोई बात नीतीश जी ने नहीं कही जहां ये लगे कि एनडीए में दरार है। निश्चित तौर से बिहार में जो कुछ इस समय चल रहा है, चाहे गिरिराज जी की यात्रा चल रही हो और जो 2 दिन पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इस मीटिंग में उस यात्रा पर भी चर्चा होगी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां लगता है कि अलग अलग विचारधारा निकल करके आ रही है बीजेपी जेडीयू की। लगभग ये मुझे लगता है कि इन सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा होनी चाहिए थी और मीडिया में ये कयास भी लगाए जा रहे थे। यदि इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई तो निश्चित तौर से ये मान के चलिए पंकज जी कि केवल और केवल नीतीश जी कुछ नहीं चाहते। न महाराष्ट्र में, झारखंड में या अन्य कई राज्य में जो कुछ हुआ, केवल वो ये चाहते हैं कि 2025 का चुनाव मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और अधिकतर सीटों पर सहमति मेरे हिसाब से हो। गठबंधन में कौन होगा, कैसे होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इसमें नीतीश जी एक अहम भूमिका चाहते हैं। लगातार आप देख रहे होंगे, चाहे अमित शाह जी की चिराग पासवान जी से मीटिंग हो रही हो, चाहे उनके चाचा पशुपत पारस जी से सोमवार को मीटिंग हुई हो, निश्चित तौर से ये बताता है कि बीजेपी अब भी दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहती है और इस बात को लेकर के नीतीश जी परेशान है। और यही आज मीटिंग में कहा कि जो कुछ गलती पहले हुई तो महागठबंधन के साथ मैं गया, अब बिल्कुल मैं गठबंधन में नहीं जाऊंगा। यदि इतनी स्पष्ट तौर से वहां चर्चा हुई है तो निश्चित तौर के मन कर चलिए कि केवल और केवल नीतीश जी 2025 के विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अपनी पार्टी की रणनीति बनाएंगे। और मुझे लगता भी है और ये उम्र का भी एक तकाजा भी है कि हो सकता है 2025 का चुनाव उनका अंतिम हो। चाहे उन्होंने पिछले चुनाव में जरूर कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, लेकिन 2025 के बाद अगला चुनाव आएगा 2030 में, तो निश्चित तौर से एक उम्र होगी नीतीश जी की। तो एक ये भी कह सकते हैं कि अंतिम चुनाव जो नीतीश जी लड़ना चाह रहे हैं, अपने नेतृत्व में लड़ना चाह रहे हैं और स्वाभिमान और सम्मान के साथ, यदि एनडीए गठबंधन में उनकी उपस्थिति और नीतिगत निर्णयों में यदि उनकी जिम्मेदारी को निहित करते हुए संपूर्णता के साथ यदि एनडीए निर्णय लेता है तो निश्चित तौर से 2025 के चुनाव में जो आंकड़ा 225 का उन्होंने रखा है वो बहुत आराम से अचीव उसको कर सकते हैं पंकज जी। उसको कर सकते हैं, आप ये बात तो कह रहे हैं। लेकिन रवि रंजन जी, मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है। दरअसल 2020 में हुआ क्या था कि ऊपर में नेताओं ने अलायंस कर लिया था लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता एक साथ नहीं हुए थे।
ये डर जेडीयू को सता रहा है। आप देखिए बीजेपी को जहां जहां मौका बीजेपी के वोटर्स को मिला है, बीजेपी के वोटर्स उधर चले गए। आप काराकाट में देख लीजिए, बीजेपी के वोटर्स ने वोट नहीं किया, बीजेपी अपना वोट ट्रांसफर कराने से चूक गई। आप जहानाबाद में देख लीजिए, बीजेपी अपने वोटर्स को का वोट ट्रांसफर कराने से चूक गई, करा नहीं पाई। मतलब अगर कोई विकल्प दिखा तो उधर लोगों ने देखा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि 2019 में आप 39 सीट जीतते हैं और 2020 में आप महज 12,000 के अंतर से सरकार बना पाते हैं। 2024 में तो 30 और 10, पहले एक जीते थे तब तो 12,000 का वोट का अंतर था लोक विधानसभा चुनाव में। अब तो 10 लोकसभा सीट जीती है महागठबंधन। तो अब आपको क्या दिखाई पड़ता है कि क्या इस बार भी जो बीजेपी का वोटर है वो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के उदासीन रहेगा, और उदासीन रहेगा तो इसका फायदा तेजस्वी यादव को मिल सकता है। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। सुनो, नीतीश कुमार ने ये कई बार ये स्पष्ट कर दिया है कि वो गठबंधन बदलने वाले नहीं है, वो रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही। बात यह है कि बिना नीतीश के भारतीय जनता पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ेंगी और बिना बीजेपी के नीतीश कुमार की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। तो ये तो पहली बार माने काफी लंबे समय के बाद एनडीए की बैठक से दोनों दलों ने ये दिखाने की कोशिश की है कि हम एकजुट हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे। और आप देखिए चिराग पासवान, हालांकि वो बैठक में नहीं आए, लेकिन चिराग पासवान ने 2 दिन पहले एक नेशनल चैनल पर इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से उनकी नजदीकियां बढ़ी हैं, उनकी समझ बढ़ी है और हाल के दिनों में उन्होंने नीतीश कुमार को समझना शुरू किया और दोनों के बीच एक अच्छी केमिस्ट्री बन रही है। तो चिराग पासवान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे, उनके नेतृत्व को वो मानेंगे। जीतन राम मांझी भी इस बात को मानते हैं, वो एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो एकजुटता दिखाना सबसे, अभी तो ये सेमीफाइनल का है। आप इसी नवंबर में चुनाव होने जा रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर लड़ रही है और जदयू 1 सीट पर लड़ रही है। चैलेंज के रूप में यहां पर प्रशांत किशोर को ही देखा जा रहा है। तो पहली तैयारी तो यही है कि एकजुटता बनी रहे कि इस सेमीफाइनल को किसी भी तरह से जीतना है, क्योंकि इस सेमीफाइनल में 3 सीटें तो आईएनडीआईए गठबंधन की हैं, जिस पर सबसे बड़ा दाव तेजस्वी यादव को, माने मुश्किल तेजस्वी यादव की है कि तीनों के तीनों अगर वो नहीं जीतते हैं तो उनकी मुश्किल बढ़ जाएगी। तो नीतीश कुमार ने आज उनके आवास पर जो बैठक हुई और इस बैठक के जरिए एनडीए, पूरे एनडीए ने ये दिखाने की कोशिश की कि हम ताकतवर हैं और इसी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे, सेमीफाइनल भी जीतेंगे और फाइनल भी जीतेंगे। अब ये वो उनकी चिंता अब ये नहीं होनी चाहिए कि कहीं पिछली बार की तरह ये चिराग पासवान कहीं धोखा ना दे दे। चिराग पासवान 2-3 बार ये बात को कह चुके कि नीतीश कुमार के साथ, और वो मेरे मुख्यमंत्री कहते हैं, वो कहते हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो अब ये मान के चलना चाहिए। ये अच्छी बात हुई है कि एनडीए ने अपनी एकजुटता दिखाई और काफी लंबे समय के बाद एक बैठक नीतीश कुमार के यहाँ हुई, जहां अध्यक्षता कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कुमार की मौजूदगी में, और बड़े अच्छे माहौल में। आप देखिए गिरिराज सिंह की बात को जो आपने कहा कि उनकी यात्रा बिल्कुल उनकी अपनी यात्रा है। न तो जदयू ने उस पर कोई हमला किया है, न भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर कोई बात कही है। विपक्षी पार्टियां लगातार उनकी यात्रा को लेकर बात उठाती रही। न तो नीतीश कुमार ने उस पर कुछ कहा और न बीजेपी की तरफ से कुछ सफाई देने की कोशिश हुई। तो उनकी यात्रा को इसमें जोड़ने की कोई जरूरत भी नहीं थी। और वक्फ बोर्ड पर तो ललन सिंह ने संसद में जो कुछ बोला है उसी को मानना चाहिए। तो बात यह है कि नीतीश कुमार ने अपनी एकजुटता एक बार दिखाने की कोशिश की है। सेमीफाइनल जीतने के बाद वो फाइनल की तैयारी में जुटेंगे। जी चलिए, फाइनल की तैयारी में जुटेंगे, लेकिन एक सवाल ये उठता है डॉक्टर संजय, ये बताइए कि जो चिराग पासवान कहते थे कि नल जल को लेकर के नीतीश कुमार को जेल भेजा जाएगा, वो चिराग पासवान अब लाख कहें कि हमारी नजदीकी बढ़ गई है, पर जनता के बीच उनके द्वारा बोला गया ये सारा शब्द, आपको क्या लगता है इनके सपोर्टर्स को एकजुट कर सकेगा? आपको याद होगा नल जल को लेकर के किस तरह की बात चिराग पासवान करते थे, क्राइम और अपराध को लेकर के किस तरह की बात चिराग पासवान करते थे।
तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि ये जो प्रयास अब हो रहा है, और मैं आपको बताऊं आज की मीटिंग में उन्होंने कहा कि आज से ठीक 1 साल बाद इस समय चुनाव हो रहा होगा, तो आप समझिए चुनाव शुरू हो चुका होगा। उन्होंने ये मीटिंग में ये बात कही। अब सवाल ये उठता है कि अगर एनडीए एकजुट होता है वाकई, तो आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि जो परिणाम हमें दिखाई पड़ा है लोकसभा चुनाव में, और अगर लोकसभा चुनाव के हिसाब से हम देखें तो 176 सीटों पर एनडीए जीत रही, तो क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही परिणाम होंगे? कम से कम 176 सीट तो एनडीए को आने जा रहा है, 225 आई या मत है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं, देखिए, हर गठबंधन एक बड़ा लक्ष्य लेकर के चलती है और लक्ष्य रखना भी चाहिए, लेकिन नीरज कुमार जो इनके मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि अब बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी आर नहीं होगा, अब एनडीए होगा। तो एक बात तो निकल के आई और वो भी जेडीयू के तरफ से आई, क्योंकि जेडीयू को ही परहेज रहती है ना कि हम एनडीए नहीं करेंगे, हमारी पार्टी अलग है, हमारे पार्टी का एक अलग अस्तित्व है। तो वो नीरज कुमार ही कह रहे हैं कि अब एनडीए होगा। एक दूसरी बात, जनता की याददाश्त बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि शॉर्ट मेमोरी होती है। कल जब गठबंधन में नहीं थे तो बीजेपी इनके बारे में क्या बोलती थी, नीतीश कुमार के बारे में पब्लिक डोमेन में है। चिराग क्या बोलते थे वो भी पब्लिक डोमेन में है, और चिराग के बारे में जेडीयू क्या बोलती थी वो भी पब्लिक डोमेन में है। भाई यही केसी त्यागी ने बोलते थे कि ये चिराग ऐसे हनुमान हैं जो अपनी ही अयोध्या में आग लगाते हैं। तो ये सब शॉर्ट मेमोरी है, और नेताओं को ये कला आती है कि अपने ही बयान से कैसे बैक हो जाना, जनता को फिर अलग तरीके से समझा देना कि भाई समय की मांग है, समय के डिमांड के अनुसार हम लोगों ने निर्णय लिया। तो वो जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो सब चीज भूल जाएंगे। रह गई जनता की बात, तो जनता का कोई अपना व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है, जनता का निर्णय पार्टी के निर्णय से प्रभावित होता है। अगर चिराग पासवान एनडीए में है तो एनडीए के निर्णय के साथ चिराग पासवान को रहनी होगी, और अपने वोटरों को भी इसी के लिए तो बैठक बुलाई गई है। ये सांसद और विधायकों की नहीं, बल्कि जो विसूत्री का अध्यक्ष बनाए हैं उनको भी इसमें बुलाया गया है, जो हर पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनको भी बुलाया गया है। तो एक तरह से एक टास्क दे दिया गया। मैं चाहूंगा डॉक्टर संजय, मैं चाहूंगा आप इस बात पर भी जवाब दीजिए। एनडीए के घटक दलों में 2 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के तो साफ कन्फ्रंटेशन है। शराब पर जीतन राम मांझी क्या बोलते रहे हैं और जेडीयू का क्या स्टैंड रहा है, ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जेडीयू और जीतन राम मांझी एक दूसरे के आमने सामने है शराबबंदी को लेकर के, आप इस बात को जानते हैं। दूसरी बात, मैं आपसे दूसरा सवाल भी सुन लीजिए, मैं आपसे जवाब लूंगा फिर और लोगों के पास भी जाऊंगा। SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर भी एलजेपी रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा दोनों एक दूसरे के आमने सामने। तो इस तरह के जो कन्फ्रंटेशन हैं उसको कैसे एनडीए एड्रेस करेगी, सवाल तो पूछा जाएगा। और जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने शराबबंदी के मुद्दे पर साफ तौर पर कई बार कहा है कि गरीब लोग फंसते हैं, बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ है, अब वही जीतन राम मांझी इस मुद्दे पर कैसे चुप्पी साधेंगे या इसकी तारीफ कैसे करेंगे? SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर कोटा विद इन कोटा के मसले पर जो चिराग पासवान ने कहा, सरकार ने वही स्टैंड ले लिया, लेकिन जो जीतन राम मांझी ने कहा उससे फिर कैसे मुंह फेर लेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब एनडीए के भीतर ढूंढना बहुत आसान नहीं होगा। आप अपने पुराने स्टैंड से यू टर्न कैसे लेंगे? देखिए, जीतन राम मांझी यू टर्न ले लिए, 2 दिन पहले उनका बयान जरा देखिए, शराबबंदी पर यू टर्न पूरा ले लिए। और जीतन राम मांझी ने कहा कि नहीं, शराब तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, शराब से खराब कोई चीज ही नहीं है। और भाई बिहार में शराबबंदी है तो मैं इसका सबसे बड़ा समर्थक हूं। तो जीतन राम मांझी यू टर्न ले लिए। जहां तक आप सब कैटेगरी की बात आप कर रहे हैं, बीजेपी ने क्रीमी लेयर को लेकर के स्टैंड बदला था, सब कैटेगरी पर बीजेपी ने चुप्पी रखा लगी, और जीतन राम मांझी सब कैटेगरी को लेकर के थोड़ा मुखर हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। वहीं पर चिराग पासवान सब कैटेगरी के पक्ष में है, और जैसे ही जीतन राम मांझी
अपनी बहू दीपा मांझी को उम्मीदवार के रूप में उतारते हैं, वैसे ही चिराग पासवान के जो बहनोई हैं अरुण भारती, वो सवाल उठा देते हैं। क्या सब कैटेगरी का कोई घर में मतलब नहीं है क्या? वहां कोई और किसी के लिए जगह नहीं होनी चाहिए क्या? तो सब कैटेगरी को लेकर के मांझी जी और चिराग पासवान में कॉन्फ्लिक्ट है। इस सच्चाई को हम लोग स्वीकार करना, हमको करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी भी सब कैटेगरी के मुद्दे पर चुप है। बीजेपी ने भी अभी कोई स्टैंड नहीं लिया। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे गवई साहब ने कहा कि भाई हम भी तो दलित परिवार से ही आते हैं, तो वैसे बहुत सारे दलित हैं जहां आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। जीतन राम मांझी ने उन्हीं की बात में हाँ मिलाई थी, जिसको लेकर के चिराग पासवान थोड़ा मुखर हो गए। उनको लगा कि भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा। जो 3-4 जातियां हैं जिनके हिस्से में आरक्षण के सारे लाभ होते हैं, वो चाहे वो रविदास हो, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो चौधरी हो, चाहे वो रजक हो, ये तो बाकी जातियों की बात कर रहे हैं। तो बिहार में 22 शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं और जीतन राम मांझी वहीं पर सवाल उठाए थे। लेकिन वही जीतन राम मांझी पर अभी अरुण भारती ने सवाल उठाया है बाई इलेक्शन में। अब बिल्कुल आपके सवाल इसलिए भी मौजूद हो जाते हैं कि क्या पासवान समाज का वोट इमामगंज में चिराग पासवान दिला पाएंगे? अगर जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी नहीं करना है तो फिर चिराग पासवान को तो जो पासवान वोटर है उनसे वोट दिलवानी पड़ेगी दीपा मांझी के पक्ष में, सारे मतभेदों को भुलाते हुए। और अगर वो नहीं दिला पाएंगे तो ठीक है, सैद्धांतिक तौर पर तो सहमति बनी, लेकिन जो व्यवहारिक धरातल पर प्रैक्टिकल तरीके से इस पर सहमति नहीं बन पाई। तो अभी तो लिटमस टेस्ट है। सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो आपका बाई इलेक्शन है वो बाई इलेक्शन लिटमस टेस्ट की तरह काम कर रहा है। और उस लिटमस टेस्ट में एनडीए अगर परफॉर्म करके दिखाती है, चूंकि एनडीए के हिस्से में 1 सीट है इमामगंज, बाकी जो 3 सीटें हैं वो तो आरजेडी के, 2 आरजेडी 1 सीपीआईएमएल है। अगर महागठबंधन से सीटों को लेने में कामयाबी मिल गई एनडीए को, तो निश्चित रूप से एक मैसेज तो जाएगा कि हाँ, बाई इलेक्शन के पहले एक बड़ी बैठक हुई, सर्वसम्मति से निर्णय हुआ, पार्टियों का एजेंडा चलाने पर रोक लगाई गई और कहा गया कि जब एक गठबंधन है तो हम लोग एनडीए की बात करेंगे, और सब लोगों ने अपने वोट को ट्रांसफर करा दिया। चिराग पासवान का पासवान वोटर अगर दीपा मांझी को इमामगंज में वोट देते हैं तो उस टेस्ट से हम लोग बता देंगे कि हाँ, सब कुछ अब पैचअप हो गया। चलिए, अगर नहीं ये पैचअप हो गया, पर सवाल ये है कि 4 में से 3 सीट महागठबंधन का है, आरजेडी का है, डॉक्टर सुनील कौशिक। अगर इस चुनाव के परिणाम में भी, उपचुनाव के परिणाम में 3-1 ही रहता है, अगर 3 आरजेडी जीतती है और 1 एनडीए जीतता है, मतलब 3 महागठबंधन 1 एनडीए, तो कोई बड़ा उलटफेर नहीं माना जाएगा। लेकिन इन 4 सीटों में अगर 2 एनडीए जीत जाती है या 3 एनडीए जीत जाती है तो माना जाएगा कि आरजेडी के पक्ष में माहौल नहीं है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बड़ा गंभीर सवाल ये है कि अगर आप एनडीए को देखें तो एनडीए का कुनबा बड़ा है, तमाम जाति के लोग इसमें हैं, तमाम जाति के नेता साथ आ चुके हैं और वो एक साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। पेपर पे सही में ये बड़ा कुनबा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर वोटर्स टर्न आउट नहीं होता है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी, जैसा कि लोकसभा चुनाव में 30-10 ही रहा, अगर उस हिसाब से भी वोटर टर्न आउट होगा तो 176 सीटें एनडीए को मिलेंगी। लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ तो साफ माना जाएगा कि जनता लोकसभा चुनाव में मोदी को पीएम तो देखना चाहती थी, लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश को सीएम देखना नहीं चाहती थी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, देखो पंकज जी, इसके लिए तो अभी समय है और जो उपचुनाव को लेकर के नतीजे आएंगे, मैं जहां तक मान के चल रहा हूं कि वो सीट बंटवारे पे जरूर प्रभाव छोड़ सकते हैं, लेकिन नतीजे बहुत ज़्यादा प्रभावित उससे होने वाले नहीं हैं, क्योंकि समय है पार्टी के पास। और हरियाणा चुनाव में देखा है, भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया कि निश्चित तौर से जो चीज़ें उनके पक्ष में नहीं थी, उन्होंने अपने पक्ष में लाके खड़ी कर दी। उससे पहले महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव हो जाएंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि निश्चित तौर से धरातल स्तर पर बीजेपी के खिलाफ है क्या, हवा है कि नहीं, या 2024 के चुनाव के बाद कुछ बदलाव आया है कि नहीं आया है। तमाम ऐसी योजनाएं
जैसे महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के देख रहे हैं कि वो लेट क्यों किया गया, अलग से उसकी चुनाव की घोषणा क्यों नहीं हुई, हरियाणा चुनाव के साथ चुनाव क्यों नहीं हो गया। निश्चित तौर से बहुत सारी चीजें निकल के आई कि जो 2 महीने में बहुत सारी बड़ी योजनाओं का वहाँ प्रचार प्रसार हुआ या जो घोषणाएं उन्होंने की, निश्चित तौर से वो चुनाव में प्रभाव डालेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो जो बिहार की राजनीति है, बिहार की राजनीति आप भी समझते हैं, तमाम राज्यों में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी को खुद के मुख्यमंत्रियों को हटाते हुए, बदलते हुए, तमाम जगह राज्यों में आपने पूरी की पूरी कैबिनेट को बदलते हुए देखा। लेकिन बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़के लगातार नीतीश जी मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। अब इतनी कम सीट होने के बावजूद भी ये तो कोई मुख्यमंत्री है, ये तो देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कम सीटें भी आएंगी और मुख्यमंत्री भी नीतीश जी बनेंगे। निश्चित तौर से जो बिहार का गणित है, उस गणित को समझने की आवश्यकता है और उस गणित को तोड़ने के लिए 2020 में जो कूटनीतिक तरीके से बीजेपी ने रणनीति अपनाई, उसमें थोड़ी बहुत तो कामयाब हुई, लेकिन ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। वही नीतीश जी को डर है कि कहीं पीछे के पर्दे से भारतीय जनता पार्टी 2020 वाला खेल न करे। रहा वहां के मुद्दे का, जैसे संजय जी ने बताया कि सब कैटेगरी को लेकर के बीजेपी ने नहीं खोला, देखो हरियाणा में सब कैटेगरी को लेकर के हो ही गया निर्णय। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री मौर्य जी खुल के बोल ही रहे हैं सब कैटेगरी को लेकर के होना चाहिए। तो राज्यों में तो जहां जहां दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्तर पर ना आप निर्णय लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पर आपको केंद्र की सरकार चलानी है, जो घटक दल है वो नाराज ना हो जाए। लेकिन धीरे धीरे करके माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों में चर्चा भी हो रही है, बैठ के रणनीति भी तय हो रही है और समय का इंतजार भी हो रहा है। तो ये बिहार पे तो महत्वपूर्ण नहीं है कि बिहार में क्या होगा सब कैटेगरी को लेकर के, लेकिन जहां बीजेपी के राज्य हैं, जहां खुल्लम खुल्ला उनकी सरकार है, किसी की आवश्यकता नहीं है, वहां निश्चित तौर से विचार विमर्श होना भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो गया है। बिहार की राजनीति में जो आप समझ रहे हैं कि छोटे छोटे दल, जैसे चिराग पासवान को ले लीजिए, केंद्र सरकार के कई ऐसे मुद्दे हैं जहां चिराग पासवान सहमत नहीं है। कई केंद्र सरकार के ऐसे मुद्दे हैं जहां जहां बिहार की सरकार के मुद्दे हैं, जहां मांझी साहब, चिराग पासवान उनको लेकर के सहमत नहीं है। कल की मीटिंग ये बताती है कि उनके चाचा जी से जब अमित शाह मिलते हैं तो कुछ ना कुछ पीछे का गणित चल ही रहा होगा चिराग पासवान को डाउन करने के लिए, क्योंकि चिराग पासवान ने पिछले दिनों में जो बयान केंद्र सरकार के खिलाफ दिया, जो कैबिनेट मंत्री होते हुए भी, यदि आप सरकार में हैं या किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते और आप कैबिनेट में नहीं होते तो अलग बात है, लेकिन कैबिनेट का हिस्सा होते हुए भी यदि कैबिनेट में जो चीजें पास हो रही हैं तो उन पे आप तक टिप्पणी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि चिराग पासवान एक नई राजनीति, वो प्रेशर की, जिसको राजनीति बोलते हैं, वो एक प्रेशर की राजनीति है और विधानसभा के चुनावों में वो कुछ एक अलग नए गणित के साथ आना चाह रहे हैं। तो ये समय पे पंकज जी छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये जरूर है तमाम राज्यों में हम और आप देखते हैं कि छोटे छोटे दल भी कूटनीतिक तरीके से कुछ ऐसे बयान देकर के बड़ी पार्टियों पे बनाने का प्रयास करते हैं कि सीटें अधिक से अधिक उनको कैसे मिले। बिल्कुल। रवि रंजन जी, एक सवाल है, 2010 में जेडीयू 115 सीट जीती थी, 2020 में 2015 में 71 सीट पर आ गई, 2020 में 43 सीट पर आ गई, 2025 में कहां पर आएगी? देखिए, जदयू की तैयारी इस बार थोड़ी अलग है। वो उस पिछली बार ये चिराग पासवान ने जो खेल कर दिया, असल में वो खेल भारतीय जनता पार्टी ने किया चिराग पासवान को मोहरा बना के, तो वो शिकार हो गए। लेकिन इस बार नीतीश कुमार एक एक कदम फूंक फूंक कर चल रहे हैं और उनकी तैयारी है कि इस बार उनकी सीटें 43 तो नहीं ही होंगी। और बिहार में तो बड़े भाई की भूमिका में कौन रहेगा, नीतीश कुमार पहले ही साफ कर चुके हैं कि बड़े भाई की भूमिका में वही रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पद उन्हीं के लिए रहेगा और भारतीय जनता पार्टी ने इसको मान लिया है। पिछले चुनाव में 16 और 15 सीटों का जो लोकसभा चुनाव के दौरान बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी जरूर थी, लेकिन नीतीश कुमार ने यह तय कर दिया है कि बिहार विधानसभा का जब चुनाव होगा तो उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और नेता वही होंगे। तो नीतीश कुमार की तैयारी इस बार टिकट के बंटवारे को लेकर, जो पिछले प्रश्न के जवाब में मैं कहना ये भूल गया था कि देखिए,
आरा में कुशवाहा मतदाताओं पर यह हुआ, शक हुआ कि वो राजपूत को वोट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहां काराकाट में राजपूतों ने कुशवाहा को नहीं किया। जहानाबाद में नीतीश कुमार ने कह के भी किसी भूमिहार को टिकट नहीं दिया, तो भूमिहारों ने 2-3 सीटों पर उनको वोट दिया। तो ये पार्टी के लेवल पर नहीं था, ये भूमिहार जाति और राजपूत जाति, कुशवाहा जाति के मतदाताओं ने अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कहीं कहीं पर वोट नहीं दिया, इसके कारण वो हार हुई थी, नहीं तो वो होती नहीं। तो इस बार उसकी तैयारी नीतीश कुमार ने पहले कर ली है, और उन्होंने तो जहानाबाद के वोटर्स को पहले कहा है कि इस बार हम आपको जरूर प्रतिनिधित्व देंगे। तो नीतीश कुमार जिस हिसाब से चल रहे हैं, इसमें ये आप नहीं मान सकते कि वो उनकी भूमिका अब फिर और छोटी हो जाएगी और उससे भी वो कम जाएंगे। चलिए आप कह रहे हैं उनकी भूमिका छोटी नहीं होगी, पर डॉक्टर संजय एक सवाल ये है कि 2020 और अब में फर्क क्या है, इसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 और 2025 में फर्क ये है कि चिराग पासवान साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा साथ हैं, अनंत सिंह साथ हैं, आनंद मोहन सिंह साथ हैं, और चिराग पासवान विरोध में थे तो अब साथ में हैं, और ये दुहाई दे रहे हैं कि हम बहुत नजदीक हो गए हैं नीतीश कुमार के। इस सब का फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा क्या? लेकिन नीतीश कुमार के विरोध में क्या क्या, ये भी समझना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार के विरोध में है कि उनके बेहद विश्वस्त सिपह सलार आरसीपी सिंह एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, और वो जो नई पार्टी बनेगी वो अगर सेंधमारी करेगी तो नीतीश कुमार के आधार वोट बैंक में ही सेंधमारी करेगी, उसका कितना नुकसान होगा। कभी इनके पार्टी में उपाध्यक्ष रहे और पार्टी की विरासत को संभालेंगे भविष्य में, इसकी बात करने वाले प्रशांत किशोर नई पार्टी फ्लोट करके मैदान में। तो 2020 और 25 का जो फर्क है कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, आनंद सिंह, आनंद मोहन सिंह सरीखे नेता साथ में, लेकिन इनका अपना राइट हैंड माने जाने वाला आरसीपी सिंह नई पार्टी बना रहे हैं, प्रशांत किशोर नई पार्टी बना चुके हैं, उपचुनाव में भी जोर आजमाइश करेंगे। तो ये अगर तराजू पर तौल करके देखें तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है? लग रहा है कि 2020 से बेहतर स्थिति में है नीतीश कुमार 2025 में, या स्थिति कमोवेश वैसी ही है, या स्थिति और भी खराब है? क्योंकि 5 साल और बीता है तो एंटी इनकम्बेंसी भी और ज्यादा ही होगा। तो टोटल आउटकम आप क्या देख रहे हैं? जैसे फिजिक्स में होता है ना रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा? तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आपको क्या दिख रहा है जब चारों तरफ से फॉर और अगेंस्ट सारे फोर्सेस लग रहे हैं? तो नीतीश कुमार फिजिकली और पॉलिटिकली कमजोर हुए हैं, इस सच्चाई को स्वीकार करना। एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, लेकिन मैं 2 जनसभाओं की बात कर रहा हूं। प्रशांत किशोर अभी बाई इलेक्शन में तरारी और रामगढ़ में लोगों को एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप वोट किसको दीजिएगा? वोट तो आप बीजेपी को दीजिएगा। लोगों ने कहा कि हाँ। कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। तो क्या नीतीश कुमार जी आपकी पसंद है? लोगों ने कहा कि नहीं, वो नहीं पसंद है। तो नीतीश कुमार जी को लेकर के लोगों के मन में एक एंटी इनकम्बेंसी का एक मामला है। आरसीपी कितना नुकसान कर पाएंगे मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि आरसीपी जी पार्टी बना लें, जो कर लें। जब ये बगावती तेवर अपनाए थे तो 2 विधायक भी इनसे मिलने इनके गांव में नहीं गए थे। भाजपा इनका इस्तेमाल करना चाहती थी और आरसीपी को टास्क दिया था कि भाई कौन विधायक आपके संपर्क में, जरा बिहार घूम लीजिए आप। 1-2 जिला घूमे और उसके बाद ये ठहर गए। तो आरसीपी पार्टी बनाएंगे, पार्टी बनाने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन जहां लौकुश समाज की बात है वहां नीतीश कुमार जी उसके सर्वमान्य नेता हैं। इस सच्चाई को हम लोगों को स्वीकार करें। लेकिन जो दूसरी तरफ जो है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जनसुराज ने एक माहौल पैदा कर दिया है। वो जीतेंगे, हारेंगे, उनकी जमानत बचेगी नहीं बचेगी, लेकिन जनसुराज जो आपने कहा था ना कि शराबबंदी एक बड़ा मामला है, स्मार्ट मीटर एक बड़ा मामला है,
जमीन का सर्वे एक मामला है, वो 4 केस की बात वो कर रहे हैं कि ये नीतीश कुमार के लिए कील का पत्थर साबित होगा, अंतिम कील साबित होगा इनके सत्ता में। तो एक अंदर से एक छटपटाहट, एक घबराहट और भ्रष्टाचार को लेकर के एक अकुलाहट, एक जमीनी सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा। नीतीश कुमार चाहे जितने अपने को मिस्टर क्लीन कहते रहे, लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि ब्लॉक से लेकर के और पटना के सचिवालय तक किसी की हिम्मत नहीं है किसी नेता की कि कोई काम करा। वो जो विधायक होते थे, जो जनप्रतिनिधि हम लोग कहते थे, मुखिया होते थे, जो पंचायत प्रतिनिधि होते थे, उनकी क्या बकत होती, जनता से, कार्यकर्ता से कनेक्टेड होते थे और जो उनकी समस्या होती थी उनको लेकर के जाते थे, मुखर होकर के बोलते थे, उनकी बात सुनी जाती थी। आज जो ब्यूरोक्रेसी है बिहार में, किसी की हिम्मत है, मंत्री जी बढ़िया फ्लैट में रहें, गाड़ी उनको और अच्छी मिल जाएगी, थोड़ा टाइल्स वाइल्स का क्वालिटी और बढ़िया हो जाएगा, लेकिन मंत्री जी सारे फाइल पर सिग्नेचर कर देंगे ऐसा मुझे नहीं लग रहा। वो संचिता कैसे सचिव से लेकर के प्रधान सचिव होते हुए मुख्यमंत्री तक चली जाती है। और मैं तो बता रहा हूं कि कुछ मंत्री तो ऐसे हैं कि जब वो छुट्टी पर होते हैं उसी समय उनकी सारी संचिकाएं निपटा ली जाती है, बस उनको एक औपचारिक सिग्नेचर भी करने की जरूरत शायद नहीं पड़ती है। जब वो छुट्टी में होते हैं, अवकाश के समय में जो चार्ज में होते हैं उनके प्रधान सचिव वही कर लेते हैं। इसको लेकर के एक आक्रोश है। देखिए, जातीय समीकरण नीतीश कुमार संघर्ष की उपज रहे, संघर्ष इन्होंने किया, सुशासन के उपज रहे, अब समीकरण के एक नायक है। तो समीकरण में ठीक है, ये सारे लोग हैं इनके साथ, लेकिन जो आपने कहा कि पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव है कि आज भी समीकरण के नायक है। ईबीसी बोर्ड कहा जाता है कि इनके साथ खड़ा है, लौकुश समाज इनके साथ खड़ा है। मतलब ठीक है, सम्राट चौधरी कभी अलग थे, साथ हो गए, उपेंद्र कुशवाहा कभी अलग हैं, कभी साथ होते हैं, लेकिन लौकुश समाज का एक भरोसा है नीतीश कुमार के ऊपर। लेकिन एक जो निगेटिव जाता है, वो निगेटिव में प्रशांत किशोर ने जो एक कहा है, वो जो 4 एस, शराबबंदी, स्मार्ट मीटर, जमीन का सर्वे, ये सब को लेकर के, और एक करप्शन का इशू एक बड़ा इशू है जिसको लेकर के जनता कहीं ना कहीं से व्याकुल है। अब ठीक है, एनडीए की स्ट्रेटजी होगी और उस स्ट्रेटजी पर कल ये रणनीति में बाजी मार लेंगे, 176 पर ही सही, 225 नहीं सही, वो अलग बात, लेकिन जनता एक विकल्पहीनता की स्थिति में है। लालू प्रसाद जी की सत्ता को देखा, नीतीश कुमार जी की भी सत्ता को देखा, जो अब कह रहे हैं कि नहीं, अब नीतीश कुमार की सत्ता मत बोलिए, एनडीए की सरकार बोलिए। बिल्कुल एनडीए की सरकार बोले, लेकिन ये सारी चीज, चलिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पर गंभीर सवाल यही है कि नौकरी, महंगाई, शराब से मौतें और बढ़ते अपराध, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर महागठबंधन नीतीश सरकार को घेर रही है, जिसको लेकर के प्रशांत किशोर भी नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की हालत क्या होने वाली है इस चुनाव में। सवाल ये उठता है डॉक्टर सुनील कौशिक कि अगर ये मुद्दे इनके खिलाफ काम करते हैं तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार को अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा? अच्छा खासा नुकसान मैं इसलिए कह रहा हूं, एनडीए को नुकसान हो जाएगा क्योंकि 2000 में तो 39 सीटें, 19 में 39 सीटें जीती थी एनडीए, पर 20 में मुश्किल से मेजॉरिटी ला पाई थी, 12,000 वोट से ज्यादा थी। और उसमें भी कहा जाता है कि जो सत्ताधारी दल को जिन चीजों का एडवांटेज होता है उसके दम पर एनडीए की सरकार बनी थी। इस बार तो 10 सीटें महागठबंधन जीती है लोकसभा चुनाव में, तो विधानसभा चुनाव में क्या बाजी पलट जाएगा क्या? मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं कि पिछली बार मुकेश सहनी एनडीए में थे, इस बार मुकेश सहनी भी एनडीए में नहीं है। पिछली बार इतना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं था जितना कि इस बार है। पिछली बार नीतीश कुमार ज्यादा स्वस्थ थे, कमान अपनी हाथों में रखते थे, लगातार यात्राएं करते रहते थे, लोगों के कांटेक्ट में रहते थे। इस बार नीतीश कुमार को छिपा करके रखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये सारे मुद्दे, जमीन का सर्वे,
स्मार्ट मीटर, अपराध का बढ़ना, साथ ही साथ करप्शन का बढ़ना, अफसरशाही का बढ़ना, ये सारे मुद्दे क्या नीतीश कुमार को, एनडीए को सत्ता से वंचित कर देगा? कैसे देखते हैं आप? देखो पंकज जी, चुनाव की घोषणा से पहले बहुत सारे ऐसे निर्णय सरकारें कर लेती हैं जिससे मुझे लगता है कि जो हम लोग देखते हैं ना कि ये चुनाव में मुद्दा बन सकते हैं, मुद्दे नहीं रहते। 2019 के लोकसभा के बाद नीतीश जी की इतनी जरूरत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी को जितनी 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद है। तो निश्चित तौर से जो 2019 के लोकसभा के बाद जो समीकरण बने और नीतीश जी ने बहुत सारी चीजें देखी, जहां चिराग पासवान जी के माध्यम से बहुत सारी चीजें वहां रखी गई, रची गई, और नीतीश जी इन सब चीजों को देखा है बहुत अच्छे से। अब केंद्र सरकार की स्थिति ऐसी है तो बैसाखी पर है, ये नीतीश जी बहुत अच्छे से समझते भी हैं। और आपने नीतीश जी को समझा होगा कि बोलते कम है, काम ज्यादा वो करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हल्के में भी नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी, चाहे सीटों के बंटवारे को लेकर के हो, चाहे अन्य राजनीतिक मुद्दों पर सहमति और असहमति की बात हो। ये भारतीय जनता पार्टी को भरोसे में लेकर नीतीश जी को चलना ही पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। या नीतीश जी का ऐसा तो चाल चरित्र रहा ही है, तो कभी भी वो पलटी मार सकते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति बन गई तो भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन क्या होगा? तो जहां तक मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी को नाराज नहीं करेगी, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आज मीटिंग हुई, हो सकता है कि नीतीश जी इस बात को लेकर के देखना चाह रहे हो कि क्या किस मतलब एजेंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी बात करेगी या घटक दल बात करेंगे। अगली मीटिंग होगी तब मुझे लगता है कि कुछ तेवर दिखें नीतीश जी के। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि नीतीश जी ने कहा कि मैं पलटी नहीं मारूंगा, मैं महागठबंधन के साथ नहीं जाऊंगा, मैं ये चाहता हूं कि सारे घटक दल एक साथ चुनाव लड़ें, और एक जो टारगेट निर्धारित किया है उसको कैसे अचीवमेंट के लिए समय समय पर मीटिंगें होती रहेंगी, और नीचे से लेकर के ऊपर तक कैसे पार्टी के सामंजस्य बैठे, इस पर रणनीति बने। इससे अलग हटके, जैसे अभी दोनों साथियों ने बताया कि कुछ राजनीतिक दल वहां नए बने हैं, वो क्या बिगाड़ेंगे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे, ये सब निश्चित तौर से चलेंगे, इसको रोका नहीं जा सकता जो चीजें निकल गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे रणनीतिक टॉपिक हैं जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के हाथ में हैं। चुनाव से पहले सहमति असहमति के आधार पर तय होगा कौन से मुद्दे ऐसे हैं जहां लग रहा है कि सर्वे होने के आधार पर वो मुद्दे चुनाव में बन सकते हैं। हो सकता है सरकार उन पर निर्णय ले ले, फैसले ले ले कि हम अगली बार सरकार आएगी तो ये करेंगे, और ये तमाम राज्यों में हमने और आपने देखा भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सिर्फ बार बार मैं यही कह रहा हूं कि नीतीश जी ने जो कुछ भी आज की मीटिंग के इर्द गिर्द जो रखा, वो सिर्फ एक ही टारगेट है कि मेरे नेतृत्व में चुनाव और सहमति के आधार पर सारे घटक दल काम करें। 2020 के चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी कूटनीतिक तरीके से रचना रच के 2025 के चुनाव में न जाए। तो अब निर्णय करते हैं, देखते हैं कि 2-4 मीटिंग और होने दीजिए विधानसभा चुनाव से पहले, तब क्या निकल के आता है। लेकिन आज की स्थिति में मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी नाराज नहीं करेगी आज की स्थिति में, और 2019 के चुनाव के नतीजों के बाद की जो स्थिति है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का, पंकज जी, अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपसे रवि रंजन जी ये पूछना चाहूँगा, हिना साहब ओसामा का आरजेडी में मिलना, आरजेडी में शामिल होना, क्या आरजेडी को मजबूत करता है? ये आपको दिख रहा, क्या इन दोनों का प्रभाव उसी तरह का है जो शहाबुद्दीन का हुआ करता था? नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ये तो स्पष्ट रूप से इसमें खुलकर बात सामने आ गई कि लालू प्रसाद यादव की आखिरकार ये मजबूरी रही कि वो ये शहाबुद्दीन के बेटे को अपनी पार्टी में उन्होंने शामिल कराया। जिस तरह से तेवर थे हिना साहब के, पिछले चुनाव में भी वो लोकसभा चुनाव लड़ गई, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि लालू प्रसाद यादव के परिवार से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन धीरे धीरे बात बनी, वहाँ के जो आरजेडी के एक कद्दावर नेता हैं विनोद जी, उन्होंने ये सब कुछ तय किया, और आखिरकार
देखिए, प्रशांत किशोर ने जब से ये ऐलान किया है कि मुस्लिम को ज्यादा प्रतिनिधित्व देंगे, ज्यादा टिकटें देंगे, सबसे ज्यादा बेचैनी राष्ट्रीय जनता दल में है। राष्ट्रीय जनता दल ने तो चिट्ठी जारी करके कहा कि कोई उस पार्टी को ज्वाइन न करे, कोई वहां नहीं जाए। तो मुसलमान मतदाताओं को लेकर बहुत ही मुश्किल में है इस समय, अपने आप को समझती है आरजेडी। और हिना साहब और उनके बेटे को पार्टी में शामिल कराने के पीछे मकसद यही है कि मुसलमानों के बीच एक संकेत जाए, एक संदेश जाए कि मुस्लिम मतदाता अभी भी लालू प्रसाद से नाराज नहीं है और हैं। शादाब तो ये शहाबुद्दीन के बेटे तो बहुत नाराज थे और वो इन लोगों के साथ जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब उनको मना लिया गया और शामिल किया गया। इसका कितना असर होगा, क्योंकि शहाबुद्दीन वाली बात अब नहीं रही और वहां से हिना साहब तो 3 चुनाव हार चुकी हैं शहाबुद्दीन के रहते भी। ठीक है, तो फेयर है ना। तो अब सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने मीटिंग में कहा कि अब से ठीक 1 साल बाद चुनाव हो रहा होगा, तो हमें अब एनडीए के रूप में काम करना है, एकजुट रहना है, हम में एकरूपता होनी चाहिए, हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाएं, प्रखंड से लेकर के बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर तक में जो भी मीटिंग करें वो एनडीए की मीटिंग करें। मतलब बहुत साफ है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि एनडीए में सामंजस्य रहे। उन्होंने कोई भी ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे नहीं उठाए, क्योंकि ये बात बिल्कुल तय है कि इस बार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होना है। ये बात तय माना जा रहा है, क्योंकि केंद्र में नीतीश कुमार के एमपीज की जरूरत है, इसलिए बिहार में नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये तय माना जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट रहेगा? ये एक गंभीर सवाल है। और अगर एकजुट रहता है तो क्या उनके समर्थक एकजुट होते हैं? क्या उनके कार्यकर्ता एकजुट रह पाएंगे? अगर एकजुट रह पाएंगे तो निश्चित तौर पर एनडीए ताकतवर तो दिखाई पड़ती है। लेकिन दूसरा गंभीर सवाल यह है कि प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह की पार्टी किस हद तक एनडीए को नुकसान पहुंचाएगी। बहरहाल एनडीए के भीतर जो कुछ हुआ वो हमने आपको बताया। हमने ये भी बताया कि गिरिराज सिंह की जुबान फिसल गई और उन्होंने उप मुख्यमंत्री का जो नाम लिया उसमें सम्राट चौधरी की जगह उन्होंने अशोक सम्राट कह दिया, विजय सिन्हा की जगह उन्होंने विजय चौधरी कह दिया। अब ये कंफ्यूजन पैदा हो गया कि क्या गिरिराज जी जेडीयू के ही 2 नेताओं को उप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि अशोक चौधरी तो जेडीयू में है, विजय चौधरी तो जेडीयू में है। तो ललन सिंह ने लाइटर नोट पे हंसते हुए कहा कि क्या आप लोग हमें उप मुख्यमंत्री की भी कुर्सी देना चाहते हैं? तो जोरदार ठाका लगा, लोग हंसे बोले और इस तरह की बात हुई। पर एक सवाल अंत में डॉक्टर संजय आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि इस विजुअल में हम साफ देख सकते हैं सच्चिदानंद राय जो प्रशांत किशोर के साथ दिखते थे वो इस विजुअल में दिखाई पड़ रहे हैं। क्या सच्चिदानंद राय का मोह भंग हो गया क्या प्रशांत किशोर से? क्योंकि सच्चिदानंद राय उन गिने चुने लोगों में हैं जो प्रशांत किशोर के साथ शुरुआती समय से कदम से कदम मिला करके चल रहे थे। लगता तो है, तस्वीर में तो वही मैं भी देख रहा था और मुझे भी लग रहा था, क्योंकि पहले तो वो बीजेपी में थे ही, बाद में वो अपने दम पर वो चुनाव लड़े और चुनाव जीते और प्रशांत किशोर जी की पार्टी के साथ वो हर जगह दिख रहे थे। लेकिन अगर आज इस बैठक में वो शामिल हैं, इसका मतलब है कि मोह भंग हुआ है, तभी वो इस बैठक में, मतलब एनडीए की बैठक में अगर वो मौजूद हैं तो प्रशांत किशोर से मोह भंग होने के बाद ही यहाँ मौजूद रहे होंगे। हो सकता है कि पार्टी का जो गठन किया गया होगा, जन सुराज पार्टी, जो कुछ नीतिगत निर्णय लिए जा रहे होंगे उसमें सच्चिदानंद राय जी को कोई बहुत अहमियत नहीं दी जा रही होगी। सच्चिदानंद राय जी को लगा कि इस पार्टी में हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है, क्यों नहीं बेहतर है कि लौट जाए अपने ही घर में। बीजेपी में तो वो थे ही पहले, फिर वो लौटे होंगे बीजेपी में, तभी जाकर के इस विजुअल में दिख रहे हैं। इसलिए बिल्कुल जो आपके मन में जो एक जो थी कि बाकी ये सच्चिदानंद राय यहाँ कैसे हैं, मेरे मन में भी वो तस्वीर देखने के बाद बार बार ये मन में बात आ रही थी। तो लगता तो है कि सच्चिदानंद राय अब इंडिया के ही हिस्सा है। चलिए,
तो अब आगे क्या होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। बिहार की बात में डॉक्टर सुनील शुक्ला आपका, रवि रंजन जी आपका, डॉक्टर संजय कुमार आपका स्वागत करने के लिए, शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।